हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है भैया। ये है हिंदी का एक महामैराथन क्लास। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो हिंदी में तो आपका परसेंटेज इंक्रीज होना ही होना है, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है कि हम हिंदी में 100 में 100 लेकर आए। मैं 95 90 बात नहीं करूंगा, हमें 100 में 100 लेकर आना है, क्योंकि जब तक आपका टारगेट ऊंचा नहीं रहेगा, टारगेट आपका ज्यादा नहीं रहेगा, आप उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये टारगेट रखिए कि हमें 100 में 100 लाना है। तो देखिए स्टूडेंट, आज का ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th हिंदी के लगभग पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन हिंदी जितना ईजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है हिंदी की तैयारी कैसे करें, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कुछ भी सर्च करेंगे पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे, वीडियो आ जाएगा। आज हम हिंदी के लगभग पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो भले ही थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन अब आपको क्लासेस लॉन्ग ही लेना है। छोटे मोटे क्लासेस से काम नहीं चलने वाला। ना तो आपका क्लास छोटा होना चाहिए और ना ही आपका टारगेट। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो टॉप 10 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विथ आंसर। ठीक है, जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश को। ये भैया 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे गद्यांश आता है, कैसे हम कॉपी में लिखेंगे ताकि हमें 10 में 10 पूरे नंबर मिले। बहुविकल्पीय प्रश्न भी 10 नंबर का आता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश को, पद्यांश को। ठीक है, ये भी एग्जाम में 10 नंबर का आता है। मतलब पद्यांश जो होता है इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इसमें लिया है। फिर हम पढ़ेंगे एक लेखक के जीवन परिचय को, 5 नंबर का आता है किसी एक लेखक का। फिर हम एक कवि के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, ये सब फिक्स हैं। ये जो लेखक का जीवन परिचय है, कवि का जीवन परिचय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया है, ये सब फिक्स होता है। फिर हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, 5 नंबर का, ये भी आता है। इतने टॉपिक्स हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, तो कितना स्पेशल आज का ये वीडियो हो जाता है आप सबने समझ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया जो टॉप 10 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको पहले पढ़ेंगे, और आप में से जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता होगा आंसर देते चलिएगा, क्योंकि आप लोग टॉपर स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। जो आदिकाल है इसका दूसरा नाम क्या है। का है स्वर्ण युग, खा है सिद्ध सामंत काल, गा है श्रृंगार काल, घा है भक्ति काल। तो आदिकाल का एक और नाम है जिसको हम सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको जिसको ऑप्शन पता है, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आपको पहले ही आंसर देते चलना है। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। खुद का टेस्ट लीजिए, अब समय नहीं है, खुद का टेस्ट लीजिए। कैसे हम क्या करें, हिंदी का एक पेपर ले लीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, देखिए कितने समय में आप सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। दूसरा देखिए, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है। का है देवसेन, खा है विमल देव, गा है पुष्पदंत, घा है स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, स्वयंभू। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा कि जैसे कॉपी में लिखा जाता है वैसे बताएंगे। देखिए कॉपी में अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेंगे तो टिक कैसे करेंगे। कॉपी में तो सिर्फ आंसर लिखना होता है, दूसरे का घा सही है। ठीक है, मतलब आप लोग, मैंने हिंदी की कॉपी लिखना आपको बता दिया है। आप सर्च करोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें या फिर बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। तो सर्च करोगे तभी तो लोग आपको सर्च करेंगे, खुद को खर्च कीजिए। ठीक है, तीसरा देखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जो कड़ी मेहनत से बढ़ता है, सफलता की सीढ़ी सबसे पहले वही चढ़ता है। ठीक है, तो आपको भी अगर सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत से पढ़ना होगा। तीसरा देखिए, खुमान रासों के रचयिता कौन है। देखिए ये आदिकाल की रचना है और पहले ऐसे ही नाम होते थे। देखिए
का है नरपत नाल्य, खा है दलपत विजय, गा है चंद्र बरदाई और घा है जगनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा दलपत विजय। खुमान रासु के रचयिता दलपत विजय जी है। चौथा क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन है? इनमें से कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं? का है तुलसीदास, खा है नंद सूरदास, गा है नंददास और घा है कबीरदास। तो राइट आंसर होगा कबीरदास जी जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। 5 नंबर देखिए, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल का, साकेत कामायनी छायावादी युग का, विनय पत्रिका जो है ये भैया भक्ति काल का है, क्योंकि इसके जो कवि हैं वो हैं हमारे तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी भक्ति काल के हैं क्योंकि वो भक्तियों में ज्यादा विश्वास रखते थे, मतलब भगवान पर। ठीक है, तीसरा देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, नवधा भक्ति के प्रकार हैं, यानी कि नवधा भक्ति के कितने प्रकार हैं? का है 1, खा है 3, गा है 8, घा है 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा 9। ठीक है, नवधा भक्ति के 9 प्रकार हैं, 9 टाइप। 7 नंबर, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सबको पता होगा। का है तुलसीदास, खा है सूरदास, गा है कबीर, घा है आचार्य केशवदास। तो भैया सूरदास जी हैं साहित्य लहरी के रचयिता, हो गया। 8वां देखिए, कबीरदास प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जो हैं ये किस भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? का है निर्गुण भक्ति धारा, खा है सगुण भक्ति धारा, गा है प्रगतिवादी काव्य धारा और घा है प्रयोगवादी काव्य धारा। तो ये जो है भैया ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। ठीक है, मेन जो पोएट हैं। का है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? रीतिकाल की, का है प्रकृति चित्रण, खा है ईश्वर वंदना, गा है युद्धों का सजीव वर्णन और घा है मुक्तक काव्य रचना। तो भैया मुक्तक काव्य रचना, क्योंकि रीतिकाल जो है इसकी प्रमुख विशेषता है मुक्तक काव्य रचना। ठीक है, घा वाला ऑप्शन। 10 नंबर जो कि हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा, प्रिय प्रवास काव्य कृत का मुख्य रस क्या है? प्रिय प्रवास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य है, इसका मुख्य रस क्या है, मतलब कौन सा रस इसमें ज्यादा यूज किया गया है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। का है संयोग श्रृंगार, खा है करुण रस, गा है वियोग श्रृंगार, घा है शांत रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा वियोग श्रृंगार। ठीक है, सरा इस प्रकार से बनाइएगा भैया। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके 12th हिंदी के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी तो भैया ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है, एक सीढ़ी हमने सफलता की चढ़ ली, अभी तो 4-5 सीढ़ियां हैं, तो उसको भी देखते हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे, किस प्रकार से आएगा, कैसे आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे, सारी गाइड मैं आपको करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब चलिए भैया हम महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे, 10 नंबर 10 में 10 कैसे लाएंगे, तो आपका भैया भी है भैया, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस जुड़े रहिए। ऐसी क्लासेस आपको कोई नहीं देगा, 1-1 घंटे 40-40 2-2 घंटे की क्लास कौन देगा? अगर तैयारी अच्छे से करना है तो आप लोग अपने उस टीचर को पकड़िए जो आपका फेवरेट है। ठीक है, देखिए गद्यांश जो होगा ये हिंदी गद्य का एक गद्यांश दे दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इसी से रिलेटेड आपको उसका आंसर देना होगा, 10 नंबर मिल जाएगा। बस आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। फिर देखिए, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई। ठीक है, जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं। वो अनेक आर्य और आर्यंतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। अब आप लोग ये बताइए कि ये किस चैप्टर का है, कोई पहचाने कि नहीं पहचाने? पहचानना पड़ेगा, इसमें ट्रिक है। मतलब अशोक के फूल चैप्टर का ये है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं, लेकिन पहचानोगे कैसे? इसमें अशोक और फूल का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ऐसे ऐसे गद्यांश ही आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा गद्यांश दिया जाएगा कि आप पहचान ही जल्दी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पढ़े होंगे चैप्टर तभी पहचान पाएंगे। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब गद्यांश को पहचानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का व्याख्या करना है। रीत नीति कहते हैं, ठीक है, मतलब आपको कितने का व्याख्या करना है, जिसे हम हिंदू, देखिए यहां से आप अंडरलाइन कीजिएगा, सॉरी यहां से, ठीक है, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्यंतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसका इतने का व्याख्या करना है अपनी भाषा में।
कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा रट कर जाएं वही लिखें, अपनी भाषा में कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो सिंपल सा है, रविंद्रनाथ जी ने भारतवर्ष को ही महामानव समुद्र कहा है। देखिए सब कुछ दिया गया ऊपर, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। चौथा देखिए, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो भारतवर्ष के निर्माण में आर्य, वरण, आर्यों के उपरांत शक, हूण, बहुत सारे लोग आए, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। पांचवा देखिए, आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो इसका भी आंसर सिंपल सा है, आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग पहचान गए अच्छे से तो आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में ही आए, हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। अब भैया इसको हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप गद्यांश सॉल्व करें एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए आप तो कॉपी मिलेगी आपको, देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे पहला लाइन क्या है? रविंद्रनाथ ने, और लास्ट में क्या है? मिश्रण है। इसको डॉट डॉट करके लिख देंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे रविंद्रनाथ। आपको तो पहले वो डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, रविंद्रनाथ, देखिए वाह लिखिएगा रविंद्र में, ठीक है, रविंद्रनाथ ने, पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, फिर ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके ऐसे डाल दीजिएगा। लास्ट में क्या है? मिश्रण है। ये मैंने क्यों डॉट डॉट करके लिखा? क्योंकि भैया आपके हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको करना एक ही होगा, तो क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, केवल आंसर लिखना। एग्जामिनर कैसे पहचानेगा आपने कौन सा किया है? तो इसलिए इसको हेडिंग को डालना जरूरी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। हम एक एक का आंसर लिखेंगे। पाठ और लेखक के नाम के लिए हम लोग यूज करते हैं संदर्भ, ऐसे लिखते हैं संदर्भ, ठीक है। आगे ऐसे 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे 1 लिख दीजिएगा अच्छे से। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्केल का यूज अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको स्केल की सहायता से अच्छे से राइटिंग से लिखना है, ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको लिखेंगे किस पाठ से और लेखक कौन है, संदर्भ लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इस तरह हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। देखिए कौन सा है भैया? ये गद्य है, तो ऐसे लिख देंगे गद्य भाग, लिख दिया हमने। देखिए गद्य भाग में संकलित, ठीक है, तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार। अब आपको लिखना है लेखक का नाम। कौन है वो सुविख्यात निबंधकार? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लिख देंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित। अब हम लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल। इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा, जो मेन पॉइंट है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, ठीक है, तो ज्यादा सुंदर दिखेगा। जितना अट्रैक्टिव आप लिख सकते हैं उतना अट्रैक्टिव लिखिए, ताकि एग्जामिनर जो है इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। जैसे अट्रैक्टिव लोगों को देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लामक ललित निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। 2 नंबर अगर प्राप्त करना है, 10 नंबर का ये आता है, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के सब रहेंगे। 5 क्वेश्चन 2 नंबर यानी कि 10 नंबर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ गया, ये संदर्भ बिल्कुल सही होगा। और ये जो रंग बिरंगे आसमानी, लाल, पीला, हरा, ये जो मैं यूज कर रहा हूं, पेन मत यूज कीजिएगा, सिर्फ ब्लैक ब्लू, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब जो ये हमारा 2-3 लाइन है जिसे हम हिंदू रीत नीत कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्यंतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इतने का व्याख्या अपनी भाषा में करना है। तो ये मत सोचिएगा कि 2-3 लाइन में दिया गया है तो हम 2-3 लाइन में ही लिखें। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए कुछ अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से ये विदित होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आईं। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपने साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। ठीक है, हिंदू ने जिसकी भी, देखिए थोड़ा और बढ़ाकर लिख देंगे, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा छोटा आप लिखिएगा क्योंकि 2 नंबर का आता है, एक पेज में लिख देंगे तो क्या होगा। ठीक है, मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, इसमें आप 2, 3, 4-5 लाइन ले लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था, इसको श्रेष्ठ कर दीजिएगा, उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। तो दूसरे जो रेखांकित अंश की व्याख्या थी, इसको मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया। आप क्या कीजिएगा, 3-4 लाइन या 5-6 लाइन इतना लिख दीजिएगा, काफी है, पर्याप्त। ठीक है, तीसरा देखिए, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो भैया रविंद्रनाथ जी ने भारतवर्ष को कहा है, लिख देंगे। देखिए तीसरे का आंसर, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो ये महामानव समुद्र है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष थे, गांधी जी थे और भी बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का आंसर। देखिए 2-2 नंबर हम क्लियर कर रहे हैं, मैंने लिख रखा है क्योंकि अगर लिखता साथ में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। ठीक है, मैंने लिख रखा है। चौथा देखिए, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो देखिए इसका भी आंसर है, सारा आंसर आपको गद्यांश में मिलेगा। भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का, वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण तथा नाग, यक्ष एवं गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। मतलब उसमें लिखा नहीं था, देखिए गद्यांश में लिखा है कि यहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, तो इन सबका योगदान है भारतवर्ष के निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, 5वां क्वेश्चन, आर्य, शक, हूण कहाँ से आए? तो भैया ये सब कहाँ से आए थे बताइए? आर्य, शक, हूण ये लोग जो है भारतवर्ष कहाँ आए, कहाँ से नहीं, कहाँ आए? देखिए आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो भैया ये सब भारत में आए थे, हमारे इंडिया में। तो देखिए लिखेंगे, आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए, हमारे इंडिया में आए। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 10 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका 2-2 नंबर का ये सारा क्वेश्चन एक होता है, तो आपको 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन इतने में ही मिनिमम लिखना है। ऐसा नहीं कि 6-7 लाइन, 8 लाइन में लिख दें। रेखांकित अंश की व्याख्या लिख सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने लिमिट में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है पद्यांश। भैया पद्यांश के 10 नंबर कैसे हम क्लियर करें? जब गद्यांश आया तो उसके नीचे एक पद्यांश दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन थे। ऐसे ही पद्यांश में भी रहेगा, बस ये थोड़ा पद्यांश की तरह रहेगा, पोएम की तरह, और इसके नीचे 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसको समझना होगा। पहले तो हम इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भर आई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। ठीक है, मतलब ये जो किस चैप्टर से बताओ जल्दी से, जिसको जिसको पता है, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जो गीत है उससे ये लिया गया है। देखिए क्या मतलब, इसमें जो है कवि जो है प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान कर रहे हैं, मतलब प्रातःकाल का वो वर्णन कर रहे हैं। देखिए क्या है आपका, बीती विभावरी जागरी,
मतलब कहा जा रहा है एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तुम जाग जाओ। ठीक है, मतलब बीती विभावरी, रात बीत गई है, जाग रही, अब तुम जाग जाओ। विभावरी का मतलब होता है रात। ठीक है, आगे देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। मतलब वो कह रही हैं कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। मतलब अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक है, पनघट का मतलब कुआं। ठीक है, में डुबो रही है। तारा घट, घट का मतलब क्या होता है? घड़ा। ठीक है, उषा का मतलब होता है सवेरा। ठीक है, तो नागरी का मतलब क्या होता है? नागरी का मतलब होता है नायिका या महिला। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, हे सखी सुबह हो गई है, अब तुम जाग जाओ, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। देखिए भैया, हिंदी पद्यांश से समझना तो पड़ेगा। आगे देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा। खग का मतलब क्या होता है बताइए? खग का मतलब होता है खग कुल का मतलब होता है पक्षियों का समूह। ठीक है, तो खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। मतलब वो कहती हैं कि जो प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह जो है वो कलरव कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आए? मतलब वो कलरव कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे कोयल चहचहा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। लो देखिए, किसले का अंचल डोल रहा, और जो शीतल मंद सुगंधित हवा चलने से पल्लवों के अंचल हिलने लगे हैं। ठीक है, शीतल सुबह का जो वायु होता है बहुत ही शीतल होता है। आगे देखिए, लो यह लतिका भी भर आई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। और वो आगे कहती हैं कि लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं। ठीक है, तो वो मतलब कहती है कि सुबह हो गई है, जाग जाओ। जगाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। आगे देखिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए। मतलब वो कह रही हैं, हे सखी तुम अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए, अपने बालों में सुगंध को शमाए हुए। ठीक है, मतलब वो उनकी तारीफ कर रही हैं, थोड़ा सा बता रही हैं, तू अब तक सोई है आली, यानी कि तुम अभी भी सोई हुई हो, आंखों में भरे बिहागरी, यानी कि आंखों में मतलब आंखों में बिहाग भरकर तुम अभी भी सो रही हो। मतलब वो उनको जगा रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका हिंदी मीनिंग होगा भैया, जितना मेरे को आता था मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका होगा पद्यांश। ठीक, लेकिन हमें करना क्या है भैया, इसका आंसर भी लिखना है हमें। देखिए, फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, किस चैप्टर से है, इसके कवि कौन है। तो ये भैया है जयशंकर प्रसाद जी के गीत से। ठीक है, चलिए अभी लिखते हैं। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये आपका रेखांकित अंश है, वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसका हिंदी व्याख्या करना है। मतलब इसको मैं बता दूंगा अभी। तीसरा, प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है। मतलब इन पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है, तो इन पंक्तियों में प्रातः काल की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। मैंने बताया कि प्रातः काल हो चुकी है सखी, आप जाग जाइए। ठीक है, चौथा देखिए, कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घटे को डुबो रही है। तो मैंने बताया था उषा रूपी चतुर नारी, मतलब महिला जो है या नायिका जो है वो आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। बस। और पांचवा देखिए, खग कुल कुल सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी होगा, रूपक अलंकार भी होगा। मतलब इसमें जो है देखिए का वर्ण कई बार आया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी होगा, क्योंकि जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार भी होगा, यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका होगा। अब चलिए एक एक करके हम इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि आंसर नहीं लिखेंगे तब तक काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे उसमें किया था। देखिए, सबसे पहले ऊपर बीती विभावरी लिखेंगे, उसके बाद में जो इसका लास्ट वर्ड है देखिए बिहागरी। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, देखिए बीती विभावरी। ठीक है, फिर डॉट डॉट करके लिखेंगे ऐसे 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 ऐसे, बिहागरी, बिहागरी। ठीक है, इसको लिखने का मेरा पर्पस क्या है बताइए। अरे पहचानेगा कैसे एग्जामिनर कि आपने कौन सा किया है। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक एक का आंसर। फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे जैसे उसमें हमने डाला था हेडिंग। ठीक है, ऐसे संदर्भ हमने हेडिंग डाल दिया। अब उसी तरह लिखेंगे जैसे उसमें हमने लिखा था, क्या लिखा था, प्रस्तुत, वहां पे गद्यांश था, यहां पे पद्यांश रहेगा। तो प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, महाकवि, महाकवि।
अब हम यहाँ पे पहले कवि का नाम लिख देंगे, श्री जयशंकर प्रसाद। श्री कवि का नाम ध्यान रहे कि ब्लैक से लिखिएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लिखिए, मेरे से अच्छा लिखिएगा, मेरे तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप जितना हो सके अट्रैक्टिव। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद, या उस तरह भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के, ऐसे लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखा था, ठीक है। बस चैप्टर का नाम, पाठ का नाम बदल दीजिएगा, लेखक का नाम। जयशंकर प्रसाद के लहर, देखिए ये जो कविता है, गीत, ये इनके लहर से लिया गया, जो इनकी रचना लहर है, ठीक है, बड़ी रचना है, उसका एक छोटा सा ये पद्यांश है। तो लहर नामक कविता संग्रह, कविता संग्रह से, देखिए भैया नींद लग रही होगी तो पानी पी लीजिएगा, और जो सोएगा भैया वही खोएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, काव्यांजलि में संकलित, देखिए काव्यांजलि में संकलित, या हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित लिख सकते हैं, काव्यांजलि लिखें या ना लिखें, ठीक है, लिख देंगे तो भी बेटर रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। संकलित, पाठ का नाम लिखना जरूरी है, पाठ का नाम है गीत, तो ऐसे गीत लिख देंगे। गीत शीर्षक से अवतरित है, या शीर्षक रचना से अवतरित है, रचना से अवतरित है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर नामक कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक रचना से अवतरित है। मतलब इसमें हमने कवि का नाम लिखा जयशंकर प्रसाद, इनके जो चैप्टर है गीत, उसका भी नाम लिख दिया, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो हमारा 2 नंबर क्लियर हो गया, ये 2 नंबर लिख लीजिए, कोई नहीं काट सकता। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इतने का आपको व्याख्या करना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रहे, तारा घट उषा नागरी, ठीक है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए, इस गीत में मानवीकरण द्वारा प्रातः काल की शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, अब तू उठ जा। आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नारी तारा रूपी घड़ा डुबो रही है, अर्थात तारे एक एक करके छिपते चले जा रहे हैं। बस हो गया, इस तरह से आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है। तो लिख दीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं, संदर्भ और व्याख्या, वो थोड़ा सा अच्छे से लिखना होता है, बाकी तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपने देखिए पद्यांश में, भैया आपको पद्यांश का हिंदी मीनिंग पता होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इसी में कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है। तो उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, ठीक है, ऐसे लिख देना। 5 नंबर, खग कुलकुल सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार जो होगा वो अनुप्रास और रूपक दोनों होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पद्यांश को सॉल्व करते हैं भैया, तो आपका 5 × 2 यानी कि 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 10 नंबर फिक्स है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारा ये पद्यांश भी हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय, जो आप लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने इस वीडियो में लिया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, बहुत इंपॉर्टेंट थे, लगातार आपके एग्जाम में आते हैं, 5 नंबर दिला के जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए पहले छोटा सा हेडिंग डालना है, जीवन परिचय, और मैं आपको पहले ही वार्निंग कर देना चाहता हूं कि जो मैंने जीवन परिचय लिखा है थोड़ा सा बड़ा लिखा है। आपको क्या करना है, इनका जन्म, इनके माता का नाम, पिता होंगे तो पिता का नाम, फिर इनकी मृत्यु, बस 4-5 लाइन में जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि 12th में साहित्यिक परिचय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो साहित्यिक परिचय पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, ऐसे डालना है वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर जीवन परिचय, फिर इनका जन्म, इनकी मृत्यु लिख देना है, और साहित्यिक परिचय पर ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए अभी मैं बता दूंगा, डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ, ठीक है, और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। बस इतना आप लिख दीजिएगा यहाँ तक, ठीक है।
फिर बीच में जो मैंने लिखा है वो आप लिखें या ना लिखें। देखिए, डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं एवं पाणिनकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। तो आपको कितना लिखना है, देखिए जीवन परिचय में यहाँ तक ये लिख दीजिएगा, फिर बीच का छोड़ दीजिए, फिर यहाँ तक, यहाँ आप लिख दीजिएगा कि यहाँ तक, यहाँ से भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। ये लाइन बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप चाहे तो इनके जन्म तक केवल लिख सकते हैं और इनकी मृत्यु पाश। ठीक है, मेन आपका साहित्यिक परिचय, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, यहाँ पे वैज्ञानिक कर दीजिए, वैज्ञानिक, ठीक है, अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है हमारा, उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण आपके हैं, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र चित्रण किया है। मतलब साहित्यिक परिचय में इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की, किस प्रकार के कवि थे, इनके पुरस्कार को भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। कृतियों पर आते हैं, रचनाएं, क्योंकि साहित्यिक परिचय देते हुए आपकी कृतियां लिखनी होती हैं, कृतियां इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। निबंध में इनकी पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वाग्यधारा आदि इनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। शोध प्रबंध में पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। मतलब इतना लिखना। तो आपको इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप लोग केवल साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा। लेकिन जीवन परिचय छोटा सा अगर लिख देंगे तो 4 में चांद लग जाएगा। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब कवि का जीवन परिचय देखते हैं। कवि में हमने लिया है जयशंकर प्रसाद जी को, 5 नंबर ये भी क्लियर कराते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, इनके पिताजी। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए नहीं याद है तो ये भी लिख सकते हैं। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये ना बच सके। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। तो देखिए कितना लिखना है जीवन परिचय में, इनका जन्म और इनके पिता का नाम, बस इतना लिखना है केवल, बीच में आप मत लिखिएगा। फिर यहाँ से आपको एक लाइन लिख देना है, सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। बस इतना लिखना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय देखिए। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब इनका साहित्य में परिचय कैसा है हिंदी साहित्य में, वो आपको लिखना है। आगे देखिए थोड़ा सा, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। बस इतना लिख देना है। अब रचनाओं में आते हैं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्न है। ये भैया कवि हैं तो काव्य रचनाएं ज्यादा है। कामायनी देखिए, ये प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। आप ऐसे लिखिए, या फिर रचनाओं में काव्य संग्रह लिखकर कामायनी, आंसू, लहर, जो भी इनकी रचनाएं, झरना, ऐसे लिख सकते हैं। डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आंसू में ये प्रसाद जी की वियोग का काव्य है। लहर में ये प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। झरना, इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो चुकी है। मतलब आपको जितने वर्ड में लिखना है उसके हिसाब से लिखिएगा, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कहानी में इनकी रचनाएं आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में प्रेम, राज्य। इतनी सारी रचनाएं इनकी है। ठीक है, तो ये तो था कवि का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे कहानी, जो कि एकदम फिक्स होता है आपका नंबर। ये 5 नंबर एकदम फिक्स होता है। बहादुर कहानी या पंचलैट कहानी का अगर उद्देश्य और सारांश आप पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर आपका कोई नहीं गा सकता। आज हम जानेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है।
ठीक है, बहादुर का उद्देश्य क्या है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्य रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। ये अमरकांत जी की कहानी है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक सुगठित, संक्षिप्त तथा सरस्यात्मक कहानी है। मतलब ये जो है एक पहाड़ी लड़का होता है, वो बहादुर है, ठीक है, वो अपने घर से भाग आया है, उसकी माताजी उसको बहुत प्रताड़ित कर रही थी, तो भाग कर चला आया और नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो उस पर बहुत अत्याचार होते हैं। मैंने समझाया है कहानी को। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम को का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मतलब जो पूंजीपति होते हैं सिर्फ वही लोग मजदूरों का शोषण नहीं करते, मजदूरों को तंग नहीं करते, बल्कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी उनको तंग करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्षों को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषित के प्रति मानवता एवं प्रेम व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोग को पश्चाताप का अनुभव होता है। मतलब बहादुर नौकरी करता था। अब जहाँ नौकरी करता था वहाँ के लोग पहले तो बहुत प्यार से रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। बाद में उसको मारने पीटने, उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया, तब बहादुर घर छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद लोग आराम के आदी हो चुके थे भैया। मतलब नौकरी करता था, सारा काम करता था, अब खुद ही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब वो छोड़कर चला गया तो बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है, ठीक है। तो ये आपका है कहानी, ये बहादुर कहानी का उद्देश्य है, समझाने का प्रयास किया। इसका स्पेशल वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा चुका हूँ, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसका PDF कहाँ मिलेगा भैया, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे मिलेगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स, क्लासेस, सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। तो आज की ये हिंदी की महामैराथन क्लास यहीं पर फिनिश होगी। बहुत सारे टॉपिक्स हमने वीडियो में पढ़े, अब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें तो कवर हो नहीं सकती, आगे आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए। आप लोग कमेंट करके सिर्फ ये बताइएगा कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक आपको समझ में आ गया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।